तो कल के लेक्चरों में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सोल्ड क्वेश्चन किए थे, या फिर आप कह लो उदाहरण किए थे। ठीक है, आज हम इसके अनसोल्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अनसोल्ड क्वेश्चन में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हैं आज आपके चेक कर लेते हैं एक बार कितने हैं। 22 हैं। 22 तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम 1 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा। मैंने कल बताया भी था, आज वापस बता रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिएगा। एक बार ना निकले दोबारा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तीसरी बार ट्राई कीजिएगा, 2-3 बार ट्राई करेंगे ना, निकल जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, आपको मैं बता भी देता हूँ किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। तो क्योंकि आपने अगर कल का लेक्चर देखा है जिसमें मैंने उदाहरण कराए थे, तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आप उसको देख लो, उदाहरण वालों को। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन खुद ब खुद लगाओ। और आपको सिर्फ इस थर्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी ये समझाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अलग है। इस थर्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, और मेरे ख्याल से किसी और में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इस 22वें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आ सकता है। थर्ड और 22वां, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट आ सकते हैं, बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएंगे। तो इसलिए वापस कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को पहले निकाल लो, 1 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को निकाल लो। ठीक है ना, तो उसके बाद जिस किसी में भी डाउट रह जाए, वैसे मैं बता दिया किसी में डाउट रहेंगे नहीं थर्ड और 22 को छोड़ करके, लेकिन फिर भी मान लो किसी में डाउट रह जाए, उसका उसका पहले वो सोल्यूशन देख लिया करो। मैं इसके नोट्स बना करके जो सोल्यूशन होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसका पहले टेक्स्ट सोल्यूशन देख लिया करो। उसमें भी ना समझ में आए तब वीडियो देखा करो, क्योंकि वीडियो में टाइम लगता है ना, आपका टाइम लगता है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट बहुत है, ये चीज़ समझो। ठीक है ना, टाइम बचाने की सोचा करो कि टाइम कैसे बचाऊं। ठीक है, वीडियो सबसे लास्ट में रखा करो, वीडियो का ऑप्शन जो है वो सबसे लास्ट में रखा करो। पहले क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन जो निकल जाए अच्छी बात है, जो ना निकले उसकी मैंने नीचे आंसर शीट दे रखी है, उस आंसर में देखो, उसमें समझ में आ जाए कि अच्छा अच्छा ये पैटर्न था, तब ठीक है। अगर उसमें भी नहीं समझ में आए तब आप वीडियो देख लो। ऐसे करोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो आप, देखो जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्या लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ये आपको 3 समुच्चय दिए हैं, 1 2 3। इन तीनों समुच्चयों को अपने रोस्टर रूप में लिखना है। इस टाइप का हमारा एग्जाम्पल में भी आया था, और सारे के सारे क्वेश्चन 1 से 22 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम्पल जैसे हैं, है ना। अगर अपने एग्जाम्पल अच्छी तरह कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन भी आसानी से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। इसलिए वापस कह रहा हूँ, खुद निकाल लो। ठीक है, चलो। क्या कहा कि ये जो सेट है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 2x + 11 = 15। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो भैया 2x + 11 अगर 15 के बराबर है, तो उसको सोल्व करने पे क्या आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा ऐसा, कट के आ गया हमारा 2। यानी ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, 2 है। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखो इसका, बी सेट। बी सेट में क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट है ना उनका स्क्वायर, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट उनको एक्स बोल दिया, और ये जो एक्स है ये इस तरीके से है कि इसका जो स्क्वायर कर दें तो वो एक्स के बराबर है, एक्स का स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो ऐसे कौन कौन सा नंबर है कि उनका स्क्वायर उन्हीं नंबर्स के बराबर आता है, बताओ। ऐसे कौन से नंबर है जिनका अगर मैं स्क्वायर करूं तो उसी नंबर के बराबर आ जाए। तो जैसे एक तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे 0 के बराबर आएगा, है ना। अच्छा, 1 हो गया, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 के बराबर आता है। ठीक है ना, हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर करने पर वो खुद नंबर आ जाए, समझो। 0, 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही आएगा। 1, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, समझ में आई। अच्छा, और 0 हो गया, 1 हो गया, और कोई नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे वही आ जाए। -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 1 देगा आपको ना, 0 और 1 ही है शायद। ऐसे 2 नंबर जिनका स्क्वायर करने पे वही आ जाए,
तो ऐसे दो नंबर तो 0 और 1 ही हैं, इसके अलावा तो नहीं है शायद ना। फिर भी सोच लेते हैं। 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 4 अलग हो गया। -1 का स्क्वायर करने पे 1 अलग हो गया। 0 और 1, इसका आंसर 0 और 1 ही आएगा। फिर भी आप पीछे से चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसके आंसर की PDF भी मैं दे दूंगा, उसमें से चेक कर लीजिएगा। थर्ड पे आइए। बोला कि यार इस सेट के अंदर वो सारे नंबर आते हैं जहां पे x जो है वो अभाज्य संख्या p का एक धनात्मक गुणनखंड है। अच्छा, इस सेट के अंदर एक अभाज्य संख्या p, उसके धनात्मक गुणनखंड लिखे गए हैं। इस सेट के अंदर एक अभाज्य संख्या है, उसके धनात्मक गुणनखंड लिखे गए हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है। अगर मैं कहूँ कि यार 5 के धनात्मक गुणनखंड कौन से होंगे, वो होगा एक तो 5 और एक 1। नहीं समझे? धनात्मक गुणनखंड मतलब 5 किस किस के टेबल में जाता है? एक तो 5 के टेबल में जाता है और एक 1 के टेबल में जाता है। ठीक है ना? तो 5 अगर एक अभाज्य संख्या है तो इसके धनात्मक गुणनखंड कौन से होते हैं? एक तो ये खुद होता है और एक नंबर होता है। जैसे मान लो 7 है, 7 एक अभाज्य संख्या है, इसके धनात्मक गुणनखंड कौन से होंगे? 7 और 1। जैसे 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसके धनात्मक गुणनखंड कौन से होंगे? 13 और 1। बात समझ में आ गई? जैसे अपना 23 है, 23 एक अभाज्य संख्या है, इसके धनात्मक गुणनखंड कौन से होंगे? 23 होगा और 1 होगा। बात समझ में आई? ऐसे ही कोई धनात्मक संख्या p, इसके धनात्मक कोई अभाज्य संख्या p, इसके धनात्मक गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो p होगा और एक होगा। ये बात हुई ना? तो यही बोला गया कि इस सेट के अंदर वो सभी नंबर आते हैं जहां पे x जो है वो अभाज्य संख्या p का एक धनात्मक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर इस p के अभाज्य गुणनखंड, इस p जो एक अभाज्य संख्या p, इसके धनात्मक गुणनखंड लिखे गए हैं। अब p के धनात्मक गुणनखंड कौन से होंगे? p और 1 ही होगा। धनात्मक गुणनखंड कौन से होंगे? p और 1 ही होगा। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? p, 1। क्लियर होगी बात? ये चीज थी, नहीं समझे? देखो 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, जब मैंने इसके गुणनखंड किए तो 5 और 1 आया। वैसे ही p अगर एक अभाज्य संख्या है तो इसके धनात्मक गुणनखंड क्या आएंगे? p और 1 आएगा। तो इसलिए मैंने इस सेट के अंदर p और 1 लिख दिया। ये मतलब था मेरा। क्लियर अब तो? चलो अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्या बोला गया कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ये आपको 3 समुच्चय दिए हैं, इनको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। लिख देते हैं। जैसे पहला समुच्चय, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिनका क्यूब उस नंबर के बराबर होता है। इसको पढ़ते कैसे हैं? सभी टी का समुच्चय, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आए थे उन सबको टी बोल दिया। ठीक है ना? सभी टी का समुच्चय जहाँ पे टी का क्यूब बराबर है टी के। इसका मतलब क्या हो गया? इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उसमें खास बात ये होगी कि उनका क्यूब उसी के बराबर होगा। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं जिनका क्यूब उसी के बराबर होता है? तो एक तो 0 हो गया, क्यों? क्योंकि 0 का क्यूब जो है वो 0 के बराबर होता है। एक आपका 1 हो गया, क्यों? 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है। -1 भी हो गया, क्यों? -1 का क्यूब जो है वो -1 के बराबर होता है ना? उसी का क्यूब उसी नंबर के बराबर होना चाहिए। -2 नहीं हो सकता ना। -2 का क्यूब जो है वो 8 के बराबर हो गया, -8 के बराबर। तो ये तो आएगा नहीं। सिर्फ ये 3 नंबर हैं, 0, 1 और -1। 3 नंबर हैं 0, 1 और -1, जिनका क्यूब करने पर वही सेम नंबर आ रहा है। बस समझ में आ गई? चलो भाई, सेकंड पार्ट इसका। इस सेट के अंदर वो सारे नंबर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे W जो है वो एक रियल नंबर आना चाहिए। सोल्व करते हैं भैया। W-2 W+3 बराबर है 3 के। सोल्व करो इसको। ये हो गया W-2 बराबर 3 इंटू W+3। तो ये हो गया आपका W-2 बराबर 3W+3, 3 जा 9, है ना? तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड ले आऊँ।
1 मिनट रुक जाओ। तो ये आपका हो जाएगा 3W, यहाँ पे आ जाएगा, तो W माइनस 3W बराबर, वहाँ चल गया 2 तो 11, माइनस का 2W बराबर आ गया 11। W की वैल्यू आ गई 11/-2। 11/-2 क्या दो, या फिर -11/2 क्या दो, दोनों ही सेम चीज़ है। अगर आप पीछे आंसर देखोगे ना इसका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में पीछे अगर आंसर देखोगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 11/-3 लिखा होगा, वहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रही है इसलिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 11/-2, ये आपका आंसर हो गया। जस्ट ए मिनट, हाँ ठीक है। बात क्लियर होगी। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है आपका, बोला है कि एफ एक सेट है जहाँ पे उन सभी एक्स का समुच्चय है जहाँ एक्स की पावर 4 माइनस 5x² + 6 बराबर है 0 के। मतलब समझो, इस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। किसको, एक्स की पावर 4 माइनस 5x² + 6 बराबर 0। एक्स की वो सभी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ जो इसको 0 बना दे। ठीक है ना, वो कैसे पता करेंगे? अब एक काम कर सकते हैं, देखो ये इस टाइप का पहली बार क्वेश्चन है आपका, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका समझ लो। एक्स की पावर 4 को लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया हमारा 5x², ये हो गया हमारा 6 बराबर 0। ठीक, अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण बन रही है। कैसे, देखो जी, इस x² को मैं कुछ मान लेता हूँ, माना x² को कुछ मान लो, माना x² बराबर है, लेट से कुछ भी मान लो, y मान लो, है ना। क्यों मान रहे हैं, इसका रीजन ये है ताकि है ना थोड़ा सा ये द्विघात समीकरण जैसा दिखने लग जाए, सोल्व करना आसान हो जाए, है ना। नहीं मानोगे तब भी आपका क्वेश्चन निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² को अगर मैं y मान लूँ तो यहाँ पे y हो गया, ये हो गया y², ये हो गया आपका माइनस का 5y प्लस का 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, इसको आप सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी आपकी जोड़ो तो ये आना चाहिए, गुणा करो तो ये आना चाहिए ना। तो 6 - 1, 6 और -1 तो अपना 5 हो गया, लेकिन 6 - 1 के गुणा करें तो -6 आ गया ना। ठीक है, जोड़ो तो ये आए, गुणा करें तो ये आए, 3 और 2 ले लेना, -3 -2, यानी कि 3 और 2। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 3 और 2 आ गई। ठीक है, अच्छा, अब y को मैंने क्या माना था, y बराबर था x² के, तो y की जगह लिख दिया x² बराबर हो गया 3, 2। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, ये हो जाएगा अपना √3, √3 कह लो या फिर +-√3 को, क्योंकि रूट लगाते ही प्लस माइनस लगता है ना। तो एक तो हो गया प्लस का √3, एक हो गया माइनस का √3, ऐसे ही एक हो गया प्लस का √2, एक हो गया माइनस का √2। ये आपकी 4 ऐसी वैल्यू आई हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रही है, समझे। ये आपकी 4 ऐसी वैल्यू आई हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रही हैं। मतलब जब मैं इस इक्वेशन के अंदर √3 रखूंगा तो ये 0 बना देगा, -√3 रखूंगा तो 0 बन जाएगा, √2 रखूंगा 0 बन जाएगा, -√2 रखूंगा तो 0 बन जाएगा। यानी एफ सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, √3 -√3, √2 -√2। बात क्लियर होगी। चलो अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन जो है ये दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी आया था, थोड़ा सा इसी टाइप का था, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो ना आपको पता चल जाएगा। क्या क्या किया इसके अंदर, कि यदि y बराबर है सभी x का समुच्चय जहां x संख्या 2p-1 2p-1 का एक धनात्मक गुणनखंड है, जहां 2p-1 अभाज्य संख्या है, तो y को रोस्टर रूप में लिखिए। समझ में नहीं आया ना, ध्यान से समझो। एक सेट है y और इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, इस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट आते हैं जो इसके इसके पॉजिटिव मल्टीपल हों, धनात्मक गुणनखंड हो, इसके
धनात्मक गुणनखंड हूँ। ठीक है, जैसे समझो एक कोई सेट है y, मान लो एक कोई सेट है y, वो कह देता है कि यार इस सेट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो 5 के गुणनखंड है। अब 5 के गुणनखंड कौन से होते हैं? 1 और 5। 5 के गुणनखंड ये होते हैं ना, 1 और 5। वैसे ही बोल रहा है कि एक सेट है y जिसमें इसके धनात्मक गुणनखंड लिखे गए हैं, है ना। अब ये क्या चीज है वो समझते हैं। जहां पे 2 की पावर p माइनस 1 एक अभाज्य संख्या है, ये जो है ना, ये जो है, ये जो है, ये एक अभाज्य संख्या बच्चे, है ना। ये आपकी क्या है? एक अभाज्य संख्या। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग तो नहीं हो रही है। जहां पे 2 की पावर p माइनस 1 एक अभाज्य संख्या है, हाँ ठीक है, मिसप्रिंटिंग नहीं है, सही है। यहाँ पर ये जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो y को रोस्टर रूप में लिखिए। अब किस तरीके से लिखेंगे वो समझो। देखो जी, हाँ भाई, हमने कंसेप्ट पढ़ा था, ध्यान हो तो आपको, हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि भैया 2 की पावर p माइनस 1 ये एक अभाज्य संख्या कब होती है। इसने कहा ना ये एक अभाज्य संख्या है। ये एक अभाज्य संख्या कब होगी? जब p, यहाँ पे अगर p एक अभाज्य संख्या हो ना, तभी अभाज्य संख्या होगी। वापस समझो, क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो है ये एक अभाज्य संख्या है, ये लिखा है ना, ये जो है ये एक अभाज्य संख्या है। अब ये एक अभाज्य संख्या कब होती है? जब p एक अभाज्य संख्या हो, इसकी पावर में जो लिखा है वो एक अभाज्य संख्या हो ना, तभी ये अभाज्य संख्या देगी। कैसे? जैसे आप p की जगह 2 रख दो तो आपको क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3। 2 एक अभाज्य संख्या रखा और आपको अभाज्य संख्या ही मिला। p की जगह आप 3 रख दो तो आपको मिलेगा 7। अभाज्य संख्या रखा, अभाज्य संख्या मिला। अगर p की जगह आप 4 रखोगे, आपने अभाज्य संख्या नहीं रखी है, तो आपको अभाज्य संख्या भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? यानी ये एक अभाज्य संख्या तब होगी जब p एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, है ना। अब क्वेश्चन में लिखा क्या था? क्वेश्चन में लिखा था भैया कि ये जो है एक अभाज्य संख्या है, तो इससे हमें पता चला कि अब p भी एक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है जी, मतलब अगर मैं इसकी जगह अभाज्य संख्या रखूं, p की जगह अभाज्य संख्या रखूं, तो यहाँ पर मुझे नंबर पता चलते जाएंगे। जैसे मैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या रखता हूँ 2, इसके अंदर मैं एक अभाज्य संख्या रखता हूँ 2। ठीक है ना, अभाज्य संख्या ऐसे रख रहा हूँ ताकि मुझे पैटर्न पता चल जाए। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जैसे मान लो कि मैंने 2 रखा, p बराबर 2 रखा, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया अपना 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 1। ठीक है, 2 हो गया मतलब, और ये हो गया हमारा 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 3, ऐसा मिल गया। p की जगह जब मैं 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि इसको अगर मैं सोल्व करूँ, ये तो हमारा हो गया 6, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4, और ये हो गया हमारा 7, 7 चौका 28। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे ही पी की वैल्यू कुछ और रखते जाओ। तो इस सेट के अंदर, ये जो वाई सेट है, इस सेट के अंदर हमने इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, इसके भी आपने धनात्मक गुणनखंड लिखने हैं, ऐसे कह लो, इसके भी आपने धनात्मक गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है ना। ऐसे ही p की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा तो जोन सा नंबर बनेगा, क्या बनेगा इसमें? 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है अपना? 16 में से गया 15, 15 अट्ठा 15 छः 90, 15 7 105, 15 अट्ठा 120, 120। इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। बात समझ में आ गई? इस सेट के अंदर हमें इस नंबर के भी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अभाज्य गुणनखंड कह लो, धनात्मक गुणनखंड कह लो, बात तो एक ही होगी ना। गुणनखंड जब करोगे तो अभाज्य ही होते हैं सारे के सारे। इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। समझ में आ गई? इसके भी धनात्मक गुणनखंड, इसके भी धनात्मक गुणनखंड, इसके भी धनात्मक गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड कह लो। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है जी, ऐसे ही आपको आगे लिखते जाने हैं। अब इसको करूं कैसे फिर, क्योंकि ये तो नंबर चलते जाएंगे, तो उसको हम जनरल फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे? जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में कैसे? यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा, ध्यान से देखना।
तो यहाँ पर अगर मैं p की वैल्यू एक अभाज्य संख्या रखता हूँ, है ना, तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है। जैसे मैंने p की वैल्यू रखी 3, तो यहाँ पे बन गया 2। p की वैल्यू रखी अगर मैंने 5, तो यहाँ पे बन गया अपना 4। p की वैल्यू रखी मैंने 7, 7 एक अभाज्य संख्या ना, तो यहाँ पे बन गया 2 की पावर 6। p की वैल्यू रखता हूँ मैं अगर 11, 11 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे बन गया 2 की पावर 10, है ना। तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है कि ये हमेशा कुछ इस टाइप में आ रहा है, 2 की पावर में आ रहा है ना समथिंग, और हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो एक थोड़ा सा नियम याद रखिएगा, जैसे 2 की पावर अगर x है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो 2 की पावर x के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 2 की पावर x के जब मैं धनात्मक गुणनखंड करूंगा, धनात्मक गुणनखंड होता है, इसका धनात्मक गुणनखंड हमेशा 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करते 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 2 की पावर x तक चलता है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये होंगे। अब ऐसे ही चेक कर लो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 के धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, वैसे होता है। 8 के धनात्मक गुणनखंड ये होते हैं। 8 किस किस के बारे में जाता है, इसी के बारे में जाता है, समझो। यानी 2 की पावर x के धनात्मक गुणनखंड हमारे ये होंगे, वही हम यहाँ पे वहाँ यहीं पे यूज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भैया 2 की पावर p-1 इसके धनात्मक गुणनखंड अगर लिखूं, क्योंकि हमें इस पूरे नंबर के धनात्मक गुणनखंड लिखने हैं ना, तो पहले इसके लिख लेते हैं। इसके धनात्मक गुणनखंड क्या क्या होंगे, ये होगा 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करते 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 2 की पावर p-1, जैसे इसमें था वही सेम चीज़ इसमें करती। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखो, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ मैं। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे p की वैल्यू रख देता हूँ, अपना अभाज्य संख्या रखनी है ना कोई, तो p की वैल्यू लेट से आप रख दो, क्या रखोगे, लेट से 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3-1 यानी कि 7, ऐसा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये बन क्या गया अपना, 7 चौका 28, 28 बन गया, 28 बन गया, ठीक है ना। अब अगर 28 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हो तो क्या क्या होंगे, 28 के 28 के धनात्मक गुणनखंड लिखने हो। मैं बार बार धनात्मक गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड बोल देता हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती हैं, सेम नहीं होता भैया, गलत बोल दिया था, सेम नहीं होता, अलग अलग चीज़ होती हैं। तो 28 के अगर मैं धनात्मक गुणनखंड करूँ तो क्या होगा, 1 के पहाड़े पे जाता है, 2 के पहाड़े पे, और 4 के पहाड़े पे, 7 के पहाड़े पे, ठीक है ना। अब आगे देखो, 14 के पहाड़े पे और 28 के पहाड़े पे, इसके पहाड़े पे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न देखा तुमने, 28 के जब मैंने धनात्मक गुणनखंड किए तो एक तो आया 1, फिर आया 2 की पावर 1, फिर आया 2 की पावर 2, ठीक है ना। ठीक है जी। इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 था ना, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो इसके धनात्मक गुणनखंड क्या होता है, 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद, इसके बाद हमें ये धनात्मक गुणनखंडों में पैटर्न देखना है। अब इसके बाद ये वाला जो नंबर है ये एच डीज आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 14 आया है ना, 14 कैसे आया होगा, इसकी हमने इससे गुणा कर दें तब भी 14 आएगा, समझो। यहाँ पे पैटर्न हम देख रहे हैं, यानी इसकी हमें इन सबसे गुणा करनी है। 7 एकम तो 7 होता ही है, तो एज इट इज लिख दिया। 7 की 2 से गुणा कर ली तो कितना हो गया, 14 हो गया। 7 की 4 से गुणा की तो कितना हो गया, 28 हो गया। यानी इस नंबर के धनात्मक गुणनखंड कौन कौन से हो गए, ये हो गए। सेम चीज़ इसमें अप्लाई होती है, नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो p की वैल्यू मैंने 5 रख दी, 5 एक अभाज्य संख्या है ना, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 32 में से गया 31। तो इसका इसका जब मैं धनात्मक गुणनखंड करूंगा तो क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 1, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे चलेगा। फिर यह 31 आ जाएगा,
फिर ये जो 31 है ना, इसकी हम सबके साथ गुणा कर देते हैं। 31 की इसके साथ गुणा कर दो, ये भी इसका एक अभाज्य धनात्मक गुणनखंड होता है। 31 की आप इससे गुणा कर दो, समझो। इस अगर आप इस नंबर को सोल्व करोगे ना, उसके धनात्मक गुणनखंड निकालोगे तो यहीं आएंगे। करके भी दिखा देता हूँ, थोड़ा लेंथी पड़ेगा लेकिन फिर भी चलो कर देते हैं। 31 की आप इससे गुणा करो, ठीक है। 31 की आप इससे गुणा करोगे, 31 की आप इससे गुणा करोगे, ये इसके क्या बन गए, धनात्मक गुणनखंड बन गए। किसके, इसके। आप चाहे करके देख लो, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 की 31 से गुणा करो, 496 हो गया। 496 के जब आप धनात्मक गुणनखंड करोगे ना, तो यही आएंगे। 496 किस किसके पहाड़े पे आता है, 1 के पहाड़े पे आता है, 2 के पहाड़े पे आता है, 4 के पहाड़े पे आता है, 8 के पहाड़े पे आता है, 16 के पहाड़े पे भी आता है, 31 के पहाड़े पे भी आता है। आप करके देख लेना, इनके पहाड़े पे आता है, ठीक है। और ये आता है अपना, ये आएगा अपना 62 के पहाड़े पे भी आएगा। कैसे पता मुझे 62 के पहाड़े, मैं बताया ना 31 की 2 से गुणा होता है, पैटर्न होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, ये फिर 31 की 4 से गुणा कर लो, चाहे हम 4 4 12, 124 के पहाड़े पे भी आएगा। समझो, ये पैटर्न बनता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे पैटर्न अप्लाई अप्लाई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा हार्ड तो है बेटा, हार्ड नहीं है मतलब थोड़ा समझने वाला है। तो ऐसे ही जैसे हमने इसके इसके भाज्य गुणनखंड किया तो ये आ गया, है ना। अब आपको क्या करना होता है, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है आप यहाँ से देख लो, ये जो नंबर है इसकी इससे भी गुणा करो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर p - 1, इसकी 1 से गुणा कर दी। इस नंबर की इससे गुणा करो, 2 की पावर p - 1, इसकी हमने 2 की पावर 1 से गुणा करनी है। ऐसे ही इस नंबर की इससे गुणा करो, 2 की पावर p - 1 की 2 की पावर 2 से गुणा कर दी। फिर 2 की पावर p - 1 की 2 की पावर 3 से गुणा कर दी। ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इस नंबर की, एक मिनट, मिस्टेक कर देना, इस नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी बच्चे। पैटर्न देखो, इसके तो आपने अभाज्य, इसके तो आपने धनात्मक गुणनखंड निकाल लिए। भाई ये वाला नंबर किस किस के पाड़े पे जाता है, इसके पाड़े पे जाता है। फिर आपने ये वाला नंबर लिखना है, 2 की पावर p - 1। अब इस नंबर की आपने गुणा करनी है, जो बाकी बच गए इन सब से, ठीक है ना। तो अगर आप इस नंबर की 1 से गुणा करोगे तो वापस ये रिटर्न करेगा। 2 बार तो लिखते नहीं है सेट के अंदर, तो नहीं लिखेंगे। इस नंबर की जब मैं 2 की पावर 1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 2 की पावर p - 1, 2, 2 की पावर 1 लिख दो चाहे, ठीक है। ऐसे ही इस नंबर की जब मैं इससे गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 2 की पावर p - 1, 2 की पावर 2। इस नंबर की इससे गुणा करूँ तो क्या आएगा, 2 की पावर p - 1, 2 की पावर 3। इस नंबर की इसके गुणा करेंगे, ऐसे चलते चलते इस नंबर की इससे गुणा करेंगे, 2 की पावर p - 1 इंटू में 2 की पावर p - 1। ये आपका फाइनली आंसर हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वापस देखो बच्चे, हार मत मानो। ऐसा मत सोचो कि यार मेरे को तो समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। यही तो मैंने तभी स्टार्टिंग में बता दिया था ना, ये तो थर्ड क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको, ये किस में आएगी, ठीक है। तो एक बार वापस देख लो चाहे इसको, है ना। पैटर्न बहुत, अपने को सिंपल एक पैटर्न क्वेश्चन समझना है, और क्वेश्चन समझ में तब आएगा जब आप खुद करोगे इसको। अब मैंने तो समझा दिया, इसको खुद ब खुद करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 4। क्या बोल रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, ठीक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, बोला कि 35 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है ना। अब सेट में पढ़ते हैं क्या दे रखा है,
इस सेट के अंदर वो नंबर आएंगे जिनके एग्जैक्टली 4 धनात्मक गुणनखंड है, मतलब वो एग्जैक्टली 4 टेबल्स पे जाते हैं। अब देखते हैं कि 35 कितने टेबल पे जाता है। तो 35 किस किस के पहाड़े पे जाता है? 1 के पहाड़े पे जाएगा, 5 के पहाड़े पे जाएगा, 7 के पहाड़े पे जाएगा, 35 के पहाड़े पे जाएगा। इसके अलावा किसी और पहाड़े पे नहीं जाएगा। अब 35 के एग्जैक्टली कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? 4 धनात्मक गुणनखंड हैं। तो इसका मतलब 35 इससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। दूसरा कथन, 128 बिलोंग करता है इस सेट से। अब देखते हैं कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। इस सेट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे, इस सेट के अंदर वो वाई आएंगे जिनके अगर मैं सारे के सारे धनात्मक गुणनखंडों को जोड़ दूं, जिसके अगर मैं सारे के सारे धनात्मक गुणनखंडों को जोड़ दूं तो उनका जोड़ दुगुना होना चाहिए। 2y मतलब दुगुना। अगर आपने y ढाला है तो उसका जोड़ 2y आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, जैसे 35 है, 35 के धनात्मक गुणनखंड ये हैं, है ना। अब 35 के धनात्मक गुणनखंड को जोड़ना, 35 और 7 कितना हो गया? 42, 42 और 5 47, 47 और 1 48। क्या 48 इस 35 का दुगना है? नहीं है। तो इसका मतलब 35 को मैं इसके अंदर नहीं डाल सकता, 35 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे ही आपने चेक करना है कि क्या 128 इसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो कैसे करोगे? 128 के फैक्टर कर लो। फैक्टर मतलब 128 के देख लो भी किस किस पहाड़े पे जाता है। 128 एक तो 1 के पहाड़े पे जाएगा, है ना। नहीं तो आप उसी पैटर्न से चलें जो क्वेश्चन हमने पिछली बार करा, उसी पैटर्न से करें। जैसे 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 के 12, 2 का 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16, 18, चौका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हो गया हमारा 2 की पावर 7 ना। 2 की पावर 7 अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 2 की पावर x है। अगर आपको उसके धनात्मक गुणनखंड पता करने हैं तो वो क्या क्या होते हैं? एक तो इसका 1 होगा, एक 2 होगा, है ना, 2 की पावर 1। ठीक है, एक 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, एक 2 की पावर 3 होगा मतलब 8, 2 की पावर 4 होगा मतलब 16, 2 की पावर 5 होगा मतलब 16 32, 2 की पावर अपना 6 होगा, है ना। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, और 2 की पावर 7 होगा यानी 128। समझ रहे हो? हमने पिछले क्वेश्चन के यूज़ करके हमने इसके धनात्मक गुणनखंड निकाल लिए। वैसे भी निकाले जा सकते थे लेकिन बहुत टाइम लग जाता। ठीक है ना। अब इनका टोटल क्या 128 के डबल के बराबर होता है? देखते हैं भैया। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 30 30 60 63, 63 और 64 163 और 64 ना, 127, 127 और 128 255 हो गया, है ना। 255 इसका डबल थोड़ी है, इसका डबल तो 256 होता है, ये इसका डबल नहीं है। मतलब 128 इससे बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे लिखा हुआ करता है लेकिन नहीं करता, ये असत्य हो गया। ठीक है ना। रीज़न दे सकते हो इसका कि भैया इसके जब मैंने यहाँ भाज्य धनात्मक गुणनखंड निकाले तो इनके धनात्मक गुणनखंडों का योगफल 2y नहीं आ रहा था। अब थर्ड देखो, थर्ड में कहा कि 3 जो है ना वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। अब ये सेट पढ़ते हैं कि ये सेट क्या कह रहा है। इस सेट के अंदर वो नंबर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, है ना। अब हमें देखना है कि क्या तीन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाता है। क्या 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाता है वो देखना है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू 3 डालूंगा तो क्या ये 0 बनेगा? देख लेते हैं। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पंजा, 27 पंजा कितना होता है भैया बताओ? 27 पंजा 7 पंजा 35, 3 असलो पर 5 दूनी 10 और 13, 135, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस 6। इनको जब तुम सोल्व करोगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। चेक करके देख लो ना, माइनस वाले बड़े हो गए ना ज़रा। तो 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 जो है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा। समझ लो ना। 3 इससे बिलोंग कब करता? जब ये 0 के बराबर आता, है ना। अब ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 इससे बिलोंग नहीं कर रहा और यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ठीक है।
फोर्थ देखो, बोला कि 496 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। देखते हैं ये सेट है क्या, वो पढ़ लो पहले। इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे, है ना, y सच दैट y कि समस्त धनात्मक गुणनखंडों का योगफल 2y है। वही सेम चीज हमें देखना है कि क्या 496 के सारे धनात्मक गुणनखंडों का जोड़ 2y के बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब उसका डबल होगा कि नहीं होगा। देखते हैं चलो, जस्ट ए मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ भाई, देखते हैं। इसको काटा पिटाई मार दूं, पोंचा मार दें एक बार, पोंचा। चलो जी, 496 ले लो और इसके आप कर दो धनात्मक गुणनखंड। 496 किस किस के टेबल पे जाता है। अब अगर मैं ऐसे चेक करने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं पिछले वाले क्वेश्चन का तरीका यूज करूंगा। 496 के पहले तो मैं फैक्टर कर लूंगा, प्राइम फैक्टर कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं, ये धनात्मक गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड अलग चीज हो गई ना। तो 496 को करना, दो दूनी 4, दो चौका 8, दो अठा 16, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो चौका 8, दो छके 12, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो एकम 2, 31 एकम 31, यानी इसको मैं ले सकता हूँ 2 की पावर 4 गुणा में 31। गलती तो नहीं कर दी? ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब इस टाइप का कोई नंबर हो तो उसके उसके धनात्मक गुणनखंड किस टाइप के होंगे। एक तो इसका धनात्मक गुणनखंड होगा 2 की पावर 1, ठीक है ना, पहले तो एक ही होगा, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 यानी कि 4, फिर 2 की पावर 3 यानी कि 8, फिर 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो नंबर है ये 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, 8 से भाग हो जाएगा, 16 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। फिर इसके बाद इस नंबर को लिखते थे, मतलब ये नंबर 31 से भाग हो जाएगा। फिर 31 से गुणा करो, 31 की 1 से गुणा करो तो 31 ही आएगा, उसको मत लिखो। 31 की 2 से गुणा करो, 31 दूनी 62, 62 से भाग हो जाएगा। 31 की 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, ये भैया जी जगह बच जाए तो लिख दूँ मैं, और 124 से भाग हो जाएगा। 31 की 8 से गुणा करो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248 से भाग हो जाएगा। 31 की 16 से गुणा करो यानी कि 496। समझ रहे हो? अगर मैं वैसे चेक करता 496 को, देखता कि किस किस नंबर पे भाग होगा, तो बहुत टाइम लगता नहीं है ना। और यहाँ से करने से मुझे फटाफट से पता चल गया, है ना। जो पिछला क्वेश्चन था वो हमें यही बताना चाह रहा था, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी इसी टाइप का कुछ बन रहा था। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, अब इनके धनात्मक गुणनखंडों का जोड़ देखना है कि क्या ये 496 का डबल होगा कि नहीं होगा। जोड़ो भैया, 496 तो है ही, इनका जोड़ भी 496 आ गया, तो इसको जोड़ने पर डबल आ जाएगा। देख लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 31 62, 62 62, 124 ना, 124 124, 248 248 248, 496 496 496, इसका डबल हो ही गया, है ना। यानी 496 से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें लिखा है नहीं करता। ये तो बात गलत हो गई ना भैया, असत्य हो गई। इस तरीके से हमने करना था। क्लियर है बात सब कुछ? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारा जो बना, ये इस जैसा ही तो है, इस जैसा ही तो है। क्योंकि 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 - 1 लिख सकता हूँ ना। और 5 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। चाहे आप यहाँ पे देख लो, ये जो है एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये भी अभाज्य संख्या 5 भी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं, उनके अगर आपको धनात्मक गुणनखंड पता करने हैं, ये पता करना है कि वो नंबर किस किस के पहाड़े पे जाते हैं,
तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा। समझ रहे हो, मैथमेटिक्स में जो भी थ्योरम्स होती हैं ना वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन था वो एज एक थ्योरम मान लो उसको, है ना, उसने आपको ये चीज़ सिखाई कि जब भी आपको इस टाइप का कोई नंबर मिल जाए, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर को आप इस रूप में लिख सकते हो। पहली बात तो ये है, किसी भी नंबर को आप इस रूप में तो लिख ही सकते हो ना। जैसे मान लो कि 8 है, 8 को तो नहीं लिखा जा सकता शायद, हाँ 8 को फिर आप इस रूप में लिख सकते हो ना, 2 की पावर 3। जैसे मान लो 9 है ना, 9 को क्या लिख सकते हो, फिर तो आप 9 को तो आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो, है ना। अगर किसी नंबर को इस रूप में लिखा जा सके जहाँ पे ये एक अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना, अगर किसी नंबर को इस रूप में लिखा जा सके तो उसके जब मैं धनात्मक गुणनखंड निकालूंगा, ये पता करूंगा कि वो नंबर किस किस के पहाड़े पे जाता है, तो उसके लिए मैं ये तरीका यूज कर सकता हूँ पिछले क्वेश्चन वाला। ये हमें क्वेश्चन सिखा रहा है। ठीक है जी, चलिए अब आइए आप 5वें क्वेश्चन पे। क्या बोला कि दिया है कि एल एक कोई समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, एम एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, एन एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5। हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब वैल्यू ढाल ढाल के देख लेनी है ना। प्रूफ करना हो तो वो अलग चीज़ होती है, उसको हमें जनरल वे में करना होता है। अब यहाँ पे हमें एल एम एन की वैल्यू दे रखी है, हमें बस वैल्यू ढाल के देखनी है कि क्या ये बराबर आते हैं या नहीं आते। देख लेते हैं भैया। तो एल माइनस एम यूनियन एन, पहले तो इसको निकालते हैं चलो, है ना। तो एल क्या अपना ये है जी 1 2 3 4, एम यूनियन एन, एम और एन का यूनियन कर लो, यानी इकट्ठा करके लिख दो 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। इसमें से इसके एलिमेंट को घटा दो, इसमें से इसके एलिमेंट को घटा दो। तो जैसे देखो एक, एक इसमें आता है, आता है भैया, काटो फिर। दो, दो इसमें आता है, नहीं आता, मत काटो। तीन, तीन इसमें आता है कि नहीं आता, इस वाले में आता है कि नहीं आता, इस वाले में कह रहा हूँ मैं, आता है कि नहीं आता, आता है जी, काट दो। चार आता है, आता है, काट दो। क्या बच गया, दो बच गया। ठीक है ना। अब इसको इसको सोल्व करो। एल माइनस एम इंटरसेक्शन एल माइनस एन, तो एल क्या अपना, एल है ये, इसमें से एम के नंबर घटा दो, वो ऐप का एल माइनस एम बच जाएगा ना। घटाओ, इसमें से इसके वाले नंबर घटा दो। एक आता है, नहीं आता, मत काटो। दो आता है, नहीं आता, मत काटो। तीन आता है, तीन आता है भैया, काट दो। चार आता है, चार भी आता है, काट दो। क्या बच गया, 1,2। एल माइनस एन का मतलब एल में से एन वाले एलिमेंट घटा दो, इसमें से ये वाले एलिमेंट घटा दो। चलो बताओ, इसको भी साफ कर दो मैं थोड़ा सा। बताओ भाई, एक आता है एन में, आता है, काटो भैया। दो आता है एन में, नहीं आता, मत काटो फिर। तीन आता है एन में, आता है। चार आता है एन में, चार नहीं आता, मत काटो फिर। तो क्या 1,4, 1,4 कैसे, 2,4 ना, सॉरी, 2,4। इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन 2 है। अब ये हमने वेरीफाई कर दिया, ये और ये क्या हमारे बराबर है। ठीक है ना। अतः एल माइनस एम यूनियन एन बराबर है भैया एल माइनस एम यूनियन इंटरसेक्शन, सॉरी, इंटरसेक्शन एल माइनस एन। यही हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई कर दिया। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां हो गया, छठा देखो। क्या बोला कि यदि ए और बी सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय हैं तो हमें सिद्ध करना है कि ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, मतलब हमें तीनों सिद्ध करने हैं। इस टाइप का हमारा एक उदाहरण था, तो आसानी से हो जाएगा। हमें इसका इसको इसको इसका सबसेट दर्शाना है ना, ए को सबसेट दर्शाना है ए यूनियन बी का। कैसे दर्शाएंगे, हम एक्स बिलोंग्स टू ए ले लेंगे, माना एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो इसकी बात है भैया ए यूनियन बी से ही बिलोंग करेगा करेगा।
ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सबसेट हो गया ए यूनियन बी का, हो गया हमारा। सेकंड देखो, अब यहाँ पे जो सिंबल दिया है ना, इस सिंबल का मतलब ये होता है, जैसे पहले तो आपने सिर्फ ये सिंबल देखा था, है ना, इस सिंबल का मतलब होता है कि यार ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ प्रूफ करनी है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो ये सिंबल थोड़ा सा अलग दिया है। इसका क्या मतलब है कि एक बार तो आपको इसको गिवन मानना है, एक बार तो आपको इसको मानना है कि ये दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है, ठीक है, और फिर आपको इसको गिवन मानना है और इसको प्रूफ करना है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। एक बार तो आपको मानना है कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बार आपको मानना है कि ये दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? जब भी आपको ये सिंबल मिल जाए, जब भी आपको ये सिंबल मिल जाए, जब भी आपको ये सिंबल मिल जाए, तो इसका मतलब होता है कि एक बार तो इसको दिया हुआ मानना है, इसको प्रूफ करना है, और एक बार इसको दिया हुआ मानना है और इसको प्रूफ करना है। ये मैंने लिख दिया। एक बार ये दे रखा है और क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है क्या, हमें ए यूनियन बी को बी के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। और एक बार इसको दिया हुआ मान लो, और क्या सिद्ध करना है फिर, हमें सिद्ध करना है भैया ए इज द सबसेट ऑफ बी। बस समझ में आ गई? एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको करते हैं अपन सिद्ध। कैसे करेंगे? तो ये दिया हुआ ये सिद्ध करना है ना। अच्छा, इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, आप मान लोगे कि x जो है वो इससे बिलोंग करता है, माना x जो है वो इससे बिलोंग करता है। अगर x ए यूनियन बी से बिलोंग करता है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि x ए से बिलोंग करता है या x जो है वो बी से बिलोंग करता है। यूनियन मतलब यह हो गया ना, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन देखा कि ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो गारंटेड बात है एक्स बी में बिलोंग करेगा। ये किस जगह बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो अगर एक्स ए में आ रहा है तो एक्स बी में भी आएगा, है ना। इसको एज लिख देता हूँ, एक्स बी में बिलोंग करता है या एक्स बी में बिलोंग करता है, दोनों सेम चीज़ होगी, मतलब एक्स बी में बिलोंग करता है। यहाँ से हम चले थे, यहाँ पहुँच गए, तो इसका मतलब ए यूनियन बी सबसेट हो गया बी का, है ना। ठीक इसी तरीके से आप, मैं लिख देता हूँ, मैं करवाऊंगा नहीं, आप कर सकते हैं इसे इसी प्रकार, है ना। इसी तरह हम बी को सबसेट दिखा सकते हैं ए यूनियन बी का। भाई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के बजाय एक्स बिलोंग्स टू बी लिख देता, यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना था ना। तो इसी तरीके से मैं बी को ए यूनियन बी का सबसेट दर्शा सकता हूँ। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों भैया जी बराबर है, ठीक है। सेम आपने इसको करना है, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा, ना हो तो फिर मुझसे समझ लीजिएगा। आपको ए को बी का सबसेट दर्शाना है, सबसेट दर्शाना है ना। तो मान लो, माना एक्स जो है बिलोंग करता है ए से, हम ऐसे करते करते एक्स बिलोंग्स टू बी दिखा देंगे। तो अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो ग्रंटेड बात है ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली बात है, बताया था मैंने। अच्छा, अगर एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, ए यूनियन बी बी के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स बी से बिलोंग करता है। रीजन लिख देना, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर दिया है बी के, है कि नहीं। तो यहाँ से हम चले थे, यहाँ हम पहुँच गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मिनट रुकिए। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो बी का सबसेट है। यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो बी का सबसेट है। क्लियर होगी बात? ऐसे था। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट दर्शाना है ए का। थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, इसको सिद्ध करना है। तो मान लो, माना एक्स जो है बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसका मतलब क्या, एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए से और एक्स जो है बिलोंग करता है बी से, है ना। और में तो आप अलग अलग करके लिख सकते हो। तो एक्स बिलोंग करता है, अपने को ए चाहिए ना, ए से बिलोंग करता है। यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका, ए का। इजी था। अगले क्वेश्चन पे आओ।
छठा हो गया, अपने को करना अब सातवां। क्या क्या रखा है कि हमें दिया हुआ है कि n कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर के 100 तक, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था। तो हमें निम्नलिखित को लिखना है, ठीक है। किस किस को लिखना है? पहला देखो, n का वह उपसमुच्चय है जिसके अवयव सम संख्याएं हैं। n का हमें एक ऐसा उपसमुच्चय लिखना है जिसके अवयव जो हैं वो सम संख्याएं हों, ठीक है जी। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, ऐसे चलता जाएगा, है ना। 100 भी एक सम संख्या है तो 100 तक जाएगा, ठीक है। n का वह उपसमुच्चय है जिसके अवयव पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर उन नंबर्स को बोला जाता है जिनका जिनका रूट एक एक आपका जिनका रूट आपका एक पूरा नंबर आए, समझे। जैसे मैंने लिखा एक, एक का रूट करूंगा तो क्या आएगा? एक आएगा। इसका मतलब एक जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 2 का रूट करूंगा तो क्या आएगा? वो 1.47 कुछ ऐसा पॉइंट में चलता रहेगा, ठीक है ना। यानी ये पूरा नंबर नहीं आया। तो 2 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मिटाओ भैया इसको। बात समझ में आ गई? ऐसा नंबर जिसका रूट करने पर एक पूरा नंबर आए, पूरा का पूरा नंबर आए, उसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना। या फिर आप कह लो एक होल नंबर आए, वो भी सही है बिल्कुल, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो एक तो हो गया एक, क्योंकि एक का रूट करने पर एक नंबर आएगा। एक हो गया चार, चार का रूट करने पर एक पूरा नंबर आएगा, है ना। 5 का रूट करने पे पॉइंटों में आएगा, 6 का रूट करने पे पॉइंटों में आएगा, 7 का रूट करने पे पॉइंटों में आएगा, 8 का रूट करने पे भी पॉइंटों में आएगा, 9 का रूट करोगे तो पॉइंटों में नहीं आएगा। ऐसे फिर 16, फिर 25, इन सब का रूट करोगे ना तो एक पूरा पूरा नंबर आएगा। इस तरीके से चलते हुए 100 का अगर मैं रूट करूंगा तो ये पूरा पूरा नंबर नहीं आएगा। 99 का रूट करूंगा तो नहीं आएगा। ऐसे करते करते 81 तक जाएंगे अपन, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 9 का स्क्वायर, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? 100 का रूट करेंगे तो क्यों नहीं आएगा भैया? 10 हो गया ना ये तो 100 भी तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का रूट करने पर 10 आएगा, पूरा एक नंबर है तो 100 तक जाएगा ऐसे। तो ये हमारा बन गया एक उपसमुच्चय। बात क्लियर होगी? चलिए 8वें क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो जी, क्या बोल रखा है कि भैया एक सेट है एक्स जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। अगर n समुच्चय x के किसी सदस्य को निरूपित करता है, मतलब इसके जो एलिमेंट हैं उन सबको हमने n नाम दे दिया, इसको भी n नाम दे दिया, इसको भी n नाम दे दिया, इसको भी n नाम दे दिया, तो निम्नलिखित द्वारा निरूपित समस्त संख्याओं को कंटेन करने वाले समुच्चय को लिखिए। मतलब समझो, जैसे अगर ये n है, ये सारे n हैं, तो 4n क्या होगा बताना मुझे। अगर एक n है तो 4n क्या हो जाएगा? n की जगह 1 रख दो, 4 हो जाएगा भैया। n की जगह 2 रख दो, 8 हो जाएगा भैया। n की जगह 3 रख दो, 12 हो जाएगा। समझे? कहने का मतलब क्या है कि एक सेट है जिसका हर एक एलिमेंट n है, तो हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसका हर एक एलिमेंट 4n हो, ठीक है। तो अगर n 1 है तो 4n क्या होगा?
4 n 2 है तो 4 n क्या होगा 8, n 3 है तो 4 n क्या होगा 12। सुन भाई, इसका हर एक एलिमेंट क्या है, एक प्रकार से 4n को निरूपित करता है ना, ये चीज हो गई। सेकंड देखो, हर एक एलिमेंट n प्लस 6 को निरूपित करना चाहिए। n प्लस 6 मतलब जैसे इसका एलिमेंट अगर 1 है तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखोगे ना वो इससे 6 ज्यादा होना चाहिए। तो कितना हो गया 7, है ना। अगर n 2 है तो n प्लस 6 कितना होगा 8। n अगर 3 है तो n प्लस 6 कितना होगा 9। इस सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो n प्लस 6 को निरूपित करता है, ये मतलब हो गया। ठीक है। थर्ड सेट देखो, थर्ड सेट है n/2। तो n/2 क्या होगा, इनको आधा आधा कर दो, 1/2, 2/2 तो 1 होता है, 3/2। इसका हर एक एलिमेंट जो है उसको हम n/2 से निरूपित कर सकते हैं, ये मतलब है। फोर्थ देखो भैया, n-1, एक एक घटा दो तो 0, 1 और 2। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 9वें पे। क्या क्या रखा है कि यदि y एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 से लेकर के 10 तक, तथा a समुच्चय y के किसी अवयव को निरूपित करता है। मतलब इसका हर एक एलिमेंट को हमने a नाम दे दिया, पिछले जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो उन समुच्चयों को लिखिए जिसके अंतर्विष्ट समस्त अवयव निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें एक सेट ऐसा लिखना है ना, एक सेट ऐसा लिखना है जिसमें a तो y से बिलोंग करता हो लेकिन इसका स्क्वायर y से बिलोंग नहीं करना चाहिए। समझो इसका मतलब, जैसे हमें एक ऐसे नंबर चुनने हैं 1 से 10 तक के बीच में, हमें ऐसे नंबर चुनने हैं जिसका स्क्वायर इसके अंदर बिलोंग ना करता हो। जैसे को 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब 1 इसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता है भैया, तो 1 को मैं नहीं लिखूंगा इसके अंदर। 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इसके अंदर आएगा, यानी 2 को भी आप इसके अंदर नहीं लिखेंगे। समझ लो, एक सेट ऐसा बनाओ जिसका स्क्वायर करने पर, इन नंबर में जिसका स्क्वायर करने पर उसके अंदर बिलोंग ना करे। जैसे 3 है, समझो 2 है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 4 इसके अंदर आएगा ना, इसके अंदर 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो तुम 2 को इसके अंदर नहीं लिखोगे, बात समझ में आ गई। 3 है, 3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 9, तो 9 इसके अंदर आ ही जाएगा, तो 3 को भी तुम इसके अंदर नहीं लिखोगे, ये मतलब है। 4 का स्क्वायर करने में क्या आएगा 16, 16 इसके अंदर आता है नहीं आता। समझ लो, हमें ऐसा नंबर लिखना है जो इसके अंदर हो लेकिन उसका स्क्वायर जो है ना वो इसके अंदर ना हो। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो इसके अंदर तो है लेकिन इसका स्क्वायर जो है ना वो इसके अंदर नहीं है, तो 4 को तुम यहाँ लिखो। 5 को लिखो क्योंकि 5 का स्क्वायर इसके अंदर नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो और 10 लिख दो, ये आपका सेट बन गया। क्लियर हुई बात। अब ऐसे इसके अंदर चीज है भाई, a+1 बराबर होना चाहिए 6 के और a बिलोंग करना चाहिए y के। मतलब क्या, समझो इसके अंदर हमें इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट लिखना है जो इसको सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो सिंपल, एक को वहाँ भेज दो 5 हो जाएगा, यानी इसके अंदर सिर्फ 5 आएगा। नहीं समझे। अब इसको दूसरे तरीके से समझा सकता था भाई, अगर मैं एक ही जगह 1 रखता तो क्या ये बराबर होते नहीं, 2 रखता तो क्या ये बराबर होते नहीं, 3 रखता तो क्या ये बराबर होते नहीं, 4 रखता तो क्या ये बराबर होते नहीं, 5 रखता तो क्या ये बराबर होते नहीं। हाँ 5 रखता तो बराबर होते ना भाई, 5 और 1 6, 6 और 6 बराबर नहीं होते, होते। इसका मतलब इस सेट के अंदर 5 आएगा। ठीक है, थर्ड देखो भैया, ए जो, अच्छा यहाँ पे ये भी बात लिखी थी कि जो ए लोगे ना वो आप वाई से लोगे, तो हमने वाई से लिए सारे सारे नंबर। ए जो है वो 6 से कम है और ए जो है वो वाई से बिलोंग करता है। 6 से कम कितने नंबर हैं, 1 है जी, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। समझो, ये सारे के सारे एलिमेंट वाई में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे 6 से ही कम है ना। इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा ये वाई से बिलोंग करता है और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा ये इसका स्क्वायर वाई से बिलोंग नहीं करता और ये वाई से बिलोंग करते हैं। आप देख लो, ये सारे के सारे इस वाई से बिलोंग करते हैं लेकिन इनका स्क्वायर जो है वो वाई से बिलोंग नहीं करता, तो ये मतलब है। ठीक है ना, ये चैप्टर आपको मैं यकीन बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। कॉलेज में एक टॉपिक आएगा रीजनल एनालिसिस, और वो टॉपिक बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा जब तक उनको ये चैप्टर ना समझ में आए। ये चैप्टर आपको है ना, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक ऐसी बुक है जो आपको पूरा ऐसा घीस देगी। ठीक है ना, कोई भी अगर आपके रोड़े अटक रहे होंगे ना, दिमाग में कहीं पत्थर अटक रहे होंगे तो उनको बिल्कुल साफ कर देगी, ये झाड़ू लगा देगी।
डाउट रहेगा ही नहीं, बिल्कुल हर एक डाउट को निकाल फेंकेगी। इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल खुद ब खुद करना जरूरी है, खुद ब खुद करिए। वापस कह रहा हूँ, वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है भैया। अभी पता नहीं कौन वीडियो देख भी रहा है नहीं देख रहा, लेकिन वापस बता रहा हूँ कि वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्वेश्चन खुद ब खुद करने होते हैं। जितने क्वेश्चन आप खुद ब खुद ट्राई करोगे ना, उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ जी 10वें क्वेश्चन पे। आपको अपना फायदा देखना है ना कि मेरा फायदा कब होगा। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो और क्वेश्चन निकाल नहीं रहे हो, तो इसका तो मतलब ये होगा कि आप मेरा फायदा करा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप वीडियो नहीं देख रहे, क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप अपना फायदा कर रहे हो, और आपको अपना फायदा करना है। समझो इस चीज का। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो भैया। इससे पिछले 9वां ही किया था ना। हाँ, क्या बोल रखा है कि ए बी और सी सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय हैं। ए है ये, बी है ये, सी है ये, और यू सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो यू ए बी सी के परस्पर संबंधों को दर्शाने वाला वेन आरेख खींचिए। आपको वेन डायग्राम खींचना है। चलो खींचते हैं। तो एक तो बना लिया अपने ने यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 12 20। ठीक जी, बी सेट ये है, सी सेट ये है ना। अभी तुम देखो इनमें कॉमन क्या है। 15 जो है वो बी में भी है, 15 जो है वो सी में भी है ना। और तुम देखो 12 जो है वो बी में भी है, और 12 जो है वो ए में भी है। ठीक है, अगर तुम एक चीज और देखो, 20 जो है वो सी में भी है, 20 जो है वो ए में भी है। ठीक है, ऐसे ही 6 6 8 तो इसमें ही है, 4 तो एक में ही है, 2 ही है। ये चीज है भैया, ऐसे है ना। तो 12 को मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ ना। ठीक है, मतलब बी और सी के अंदर सिर्फ 15 कॉमन है ना, बाकी तो अपना सारा ए बी सी में ही है। कैसे बनाऊं फिर मैं इसको, तुक्का मारते हैं। ए सेट ये बना दिया मान लो। ठीक है, बी सेट अपने ने ये बना दिया, और सी सेट अपने ने ये बना दिया। क्या ये सही बनेगा कि नहीं बनेगा देखते हैं। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 2 4 6 8 12 20। तो 2 और 4 तो यहाँ पे लिख दो, 2 4 और 8, क्योंकि ये कहीं में आते नहीं है ना। ये तो अपने सिर्फ ए के एलिमेंट है। 6 जो है वो ए में भी आता है, बी में भी आता है, यानी ए और बी के अंदर 6 आ गया भैया। ठीक है, 12 जो है वो ए में आता है, बी में आता है, यानी 12 को भी अपन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, 6 और 12 क्या है, सिर्फ ए और बी के कॉमन एलिमेंट है। अच्छा, 20 जो है ये ए और सी में आता है, ए और सी में, यानी 20 को अपन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, सिर्फ ए और सी में आता है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, 3 जो है वो बी में आता है, 9 जो है वो बी में आता है, 3 और 9 बी में आते हैं। ठीक है, 6 12 जो है वो ए और बी दोनों में आते हैं। 15 जो है, 15 जो है वो बी और सी में आता है। देखो 3 और 9 तो अकेले थे, लिख दिया। 6 और 12 को तो अपन लिख ही चुके थे। 15 जो है वो बी में भी आता है और सी में भी आता है, बी और सी दोनों में 15 आता है, यानी कि यहाँ पे अपन लिख दें। ठीक है भैया। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली बी की। अब सी की बात करते हैं। सी के अंदर 5 10 आते हैं, अकेले हैं तो बेचारे लिख दिया भैया अकेले को। फिर बोला कि सी के अंदर 15 आता है। ठीक है, 15 अपन लिख दिया। सी के अंदर 20 भी आता है। हाँ 20 आता है, बिल्कुल सही बन गया हमारा सेट। नहीं समझे, बिल्कुल सही बन गया, बिल्कुल ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है।
ए और सी में क्या कॉमन है, चैप चेक कर लो ना, ए और सी में क्या कॉमन है बताओ, ए और सी में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, बस ए और सी में 20 ही कॉमन है, और क्या कॉमन है, ठीक है। बी और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ बी और सी में, बी और सी में कॉमन है भैया 15 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, है ना, ठीक है। ए और बी में क्या कॉमन है, 6 और 12 कॉमन है, ठीक है। ए के अंदर एलिमेंट अकेले 2 4 8, हाँ ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं पीछे वाला ही बनाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे बना लो, इसका मतलब तो यही सेम ही चीज़ है, ठीक है, हो गया। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, 11वां क्वेश्चन आपका। क्या बोल रहा है कि मान लो कि यू किसी इस विद्यालय के समस्त लड़के व लड़कियों का समुच्चय है, जी उस विद्यार्थियों के समस्त लड़कियों का समुच्चय है, बी उस विद्यार्थियों के सभी बॉयज, अच्छा जी मैंने गर्ल्स हो गया ना, ठीक है, बॉयज का समुच्चय है, एस जो है उस विद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है जो तैरना सीखना चाहते हैं। मतलब समझो, एक भैया सेट है जिसमें यू जो है ना वो तो सभी बच्चों का समुच्चय है, ठीक है, एस जो है वो उन बच्चों का समुच्चय है जो तैरना सीखना चाहते हैं, ठीक है भैया। उस विद्यालय के केवल कुछ विद्यार्थी तैरना सीखना चाहते हैं, सारे विद्यार्थी तैरना नहीं सीखना चाहते, कुछ विद्यार्थी, जैसे समझो ये अपने ने बना दिया एस, स्विमिंग करने वाले इतने बच्चे हैं, ठीक है। अब स्विमिंग करने वाले इतने बच्चे हैं, इन बच्चों में कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगे, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगे ना, ठीक है। तो लड़कियों का एक अलग सेट बनाना पड़ेगा फिर, है ना, तो हमें कुछ ऐसा दर्शाना पड़ेगा, ऐसा करके, ये अपना बॉयज हो गया, ये अपना गर्ल्स हो गया, ऐसा करके क्यों दर्शाया, समझना है इसको, वेन डायग्राम को पढ़ के पढ़ने की कोशिश करना, इसका और भी तरीका हो सकता था शायद, या फिर यही तरीका होगा, देखना पड़ेगा। चलो, एस के अंदर वो बच्चे आते हैं जो तैरना सीखना चाहते हैं, है ना, और ये जो पोर्शन बच गया, ए भैया जी एक मिनट, ये जो आपका पोर्शन बच गया, ये वाला खाली वाला, ये वो पोर्शन बच गया जो बच्चे तैरना नहीं सीखना चाहते, क्योंकि सारे बच्चे तैरना नहीं सीखना चाहते ना, यहाँ पे लिखा है कि उन सभी विद्यार्थियों का समुच्चय जो तैरना सीखना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ ही विद्यार्थी हैं जो तैरना सीखना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट तो तैरना नहीं सीखना चाहते। तो ये जो बच्चे हैं ये ऐसे हैं जो भैया तो तैरना नहीं सीखना चाहते हैं, बोला कि मुझे नहीं करना तैरा की तरह के, ठीक है ना, चलो भाई। अच्छा, जो बच्चे तैरना सीखना चाहते हैं, जो बच्चे तैरना सीखना चाहते हैं उसमें कई लड़के होंगे कई लड़कियां होंगे, तो इसलिए मैंने लड़कों को ले लिया, थोड़े से लड़कों को, सभी लड़कों को नहीं लिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा ना कि सारे के सारे लड़के तैरना सीखना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा, कुछ ही लड़के हैं जो तैरना सीखना चाहते हैं, कुछ ही लड़कियां जो तैरना सीखना चाहती हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। बस समझ में आ गई, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, 11वां हो गया, 12वां देखो अब आप। अब यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, वो मिस प्रिंटिंग मुझे ध्यान नहीं है क्या है। सभी समुच्चय ए बी और सी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी बराबर होगा ए माइनस बी यूनियन सी के। यहाँ पे इन्होंने मिस प्रिंटिंग कर रखी है भैया, मैं बताता हूँ मिस प्रिंटिंग क्या है, 2 मिनट रुको। अम्म, 2 मिनट बस है, इसको सोल्व कर लूँ फिर मुझे पता चल जाएगा मिस प्रिंटिंग क्या है। सी माइनस बी की बजाय यहाँ पे इन्होंने सी माइनस बी लिखा है जो कि गलत है,
सी माइनस बी की बजाय इन्होंने लिखना था ए माइनस सी। यहाँ पे बच्चे ए माइनस सी आएगा, ये मिस्टेक है। ठीक है ना। अब हमें इनको प्रूफ करना है। प्रूफ तो मैंने वैसे कर ही दिया था, लेकिन चलो करवा देते हैं वापस से। देखो भाई, सभी समुच्चय ए बी सी के लिए सिद्ध करो कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी बराबर होता है इसके। ठीक है, अच्छा पहले तो ये करो, फिर उसके बाद निर्धारित करना है कि 13 से 17 तक में दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है। वो तो अगला क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन तो 12 तक ही है। चलो, हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, तो मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ और इसको ऐसा बना दे दूंगा। यहाँ से चलूंगा और इसको इस तरीके से बना दूंगा। या तो आप x बिलोंग्स टू ये करके ऐसे भी कर सकते हो कि x बिलोंग्स टू दिस, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली सोल्व कर दूंगा। a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अच्छा जी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। बताया था मैंने आपको ना, ये वाली बातें तब समझ में आएंगी जब आपने उदाहरण देखे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूँ बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा तो ऐसा दिखेगा, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा तो उल्टा हो जाता है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा तो ऐसा हो जाता है। लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट हटा दूँ तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ए माइनस बी यूनियन सी, है ना। हमने इसको ऐसा दर्शा दिया, इसको इसके बराबर दर्शा दिया। लिख दो, अतः ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी बराबर है ए माइनस बी यूनियन सी। हो गया, क्लियर होगी बात। चलिए अब आइए आप 13वें क्वेश्चन पे। 13 से 17 तक जो क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ना 13 से 17 तक, हमें बताना है कि इनमें से दिए गए कथन कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं। अब हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में विविध प्रश्नावली में एक बात सीखी थी कि जौन सी स्टेटमेंट ट्रू होती है उसको प्रूफ किया जाता है, और जौन सी फॉल्स होती है उसको हम एग्जाम्पल देके बता देते हैं। एग्जाम्पल देके बता दो, वेन डायग्राम से भी बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल ही देना है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। तो एक तो आपका या तो एक तो हो सकता है कि जितने आपने क्वेश्चन कराए ना उसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तो आपको पता चल जाए, देखते हैं यार ये स्टेटमेंट तो गलत पाएगी, ये स्टेटमेंट सही पाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि आप एग्जाम्पल्स ले लें, जैसे 13वां क्वेश्चन है, अब आपको ये नहीं पता कि ट्रू है या फॉल्स है, तो आप क्या करें, एक एग्जाम्पल ले लें जिसमें ए और बी सेट ले लें, उसमें देख लें कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 2-3 एग्जाम्पल लेके देख लें, अगर 2-3 एग्जाम्पल्स में आ रहा है ये चीज़, ये इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू पाएगी। ठीक है, अगर 2-3 एग्जाम्पल में किसी एक एग्जाम्पल में भी ये सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, और वही एग्जाम्पल चिपका देना। ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्टली पता भी चल जाएगा। बताऊँ कैसे, देखो, और जोन सी स्टेटमेंट फॉल्स होती है उसको आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, ये बात पक्की है। हाँ, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो जोन सी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका प्रूफ नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई गलती आएगी। अब बोला कि सभी समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए के, तो हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। दो तरीके से कर सकते हैं, इसको लेके चलूँ, इसके ज़्यादा दिखा दूँ, या फिर एक्स बिलोंग्स टू ए लिखूँ, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक हैं। मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको सोल्व करूँगा और इसके जैसा बना दूंगा। तो ए माइनस बी को लिख दूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि भैया ए इंटरसेक्शन कॉमन आ जाएगा ना। अब ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लो, ये खुला हुआ है इसको बंद कर रहे हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसको खोलोगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी का यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है, और ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होता है, ए होता है। हो गया हमारा आंसर, है ना। यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, इसको हमने इसके बराबर दिखा दिया। एक्स बिलोंग्स टू करोगे तो इसको पहले इसके इससे बिलोंग दिखाओ, फिर उसको, दोनों चीज़ें ठीक है। अब आ जाओ जी अगले एग्जाम्पल पे, अगले क्वेश्चन पे, 14वां क्वेश्चन। एक मिनट, वीडियो देख रही थे, बन रही है कि नहीं बन रही, कई बार तो वीडियो बनती नहीं है ना। हेलो हेलो,
नहीं बन रही, सही है। चलो भैया 14वां क्वेश्चन बोला कि सभी समुच्चयों ए बी और सी के लिए ए माइनस बी माइनस सी बराबर है ए माइनस बी माइनस सी। मतलब समझो, हमें इसको इसके बराबर दिखाना है ना, लेकिन उससे पहले तो हमें ये बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। उससे पहले तो ये बताना है। अब ये चीज़ जो है ये फॉल्स है। अब ये तो मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, सेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये पक्की बात है फॉल्स पाएगा, है ना। ए में से अगर तुम बी माइनस सी घटाओगे और ए माइनस बी में से सी घटाओगे तो फॉल्स आएगा। कैसे? कोई एक एग्जांपल ले लो, एक सेट ले लो, 1 2 3, बी एक सेट ले लो, लेट्स से 3 4 ऐसा ले लो, ठीक है ना। अच्छा, सी एक सेट ले लो, मान लो 1 2 4 ले लिया। तो अगर तुम यहाँ पे देखो ए माइनस बी माइनस सी क्या आ रहा है, ए माइनस बी माइनस सी क्या होगा, बी में से सी के एलिमेंट घटा दो तो सिर्फ 3 बच जाएगा, और ये आएगा आपका 1,2 कट काट के। ऐसे ही देखो कि क्या ए माइनस बी माइनस सी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है कि ये बराबर आ जाए एक इस एग्जाम्पल में, है ना। तो इस एग्जाम्पल में बराबर आ जाए, दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखो, तीसरा एग्जाम्पल लेकर देखो, कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा पा गया जिसमें बराबर नहीं आ रहा तो उसको चिपका दो यहाँ पे। ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी का एलिमेंट घटा दो तो 1 2 हो गया भैया, है ना। सी लिख दो यहाँ पे 1 2 4, तो ए में से इसमें से इसके एलिमेंट घटा, मतलब इसमें से ये वाला एलिमेंट घटा दो तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये एग्जाम्पल चिपका दो। सिंपल कह देना कि यह कथन असत्य है भैया, असत्य है। और असत्य के लिए मैंने बताया कि आपको प्रूफ नहीं करना होता है, आप बस एक एग्जाम्पल चिपका दो, हो गया। असत्य के लिए प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते। किसी स्टेटमेंट को गलत दिखाने के लिए एग्जाम्पल ही दिखाते हैं, किसी स्टेटमेंट को गलत बताने के लिए हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, डायरेक्टली एग्जाम्पल बता दो। क्योंकि जो स्टेटमेंट ट्रू होती है मैथमेटिक्स में माना जाता है कि वो हर एक के लिए ट्रू होनी चाहिए, किसी एक के लिए भी ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स मानी जाएगी। तो बस हो गया अपना, ठीक है, समझ में आई। 15वां क्वेश्चन देखो आप, वेन डायग्राम से भी कर सकते थे उसको, मैंने बिना वेन डायग्राम के किया। हाँ, लेकिन जो स्टेटमेंट ट्रू है उसमें तुम एग्जाम्पल लेकर नहीं कर सकते हो भैया, इस चीज़ को गलत माना जाता है। मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पे देखा, जो स्टेटमेंट ट्रू है उन्होंने उसको एग्जाम्पल लेके करवा रखा है, जो कि गलत है भैया। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो तुम एग्जाम्पल लेके नहीं करा सकते, ठीक है। सभी समुच्चय ए बी और सी के लिए यदि ए बी का सबसेट है तो ये इसका सबसेट होगा, मतलब ये गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना एक्स जो है ये बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी से, यहाँ से चलूँगा यहाँ पहुँचूँगा, ऐसे करूँगा, फिर उल्टा कर देंगे इसका। तो एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है सी से। तो एक्स अगर ए से बिलोंग करता है तो ए तो बी का सबसेट है, यानी एक्स बी से बिलोंग करेगा, और एक्स बिलोंग करता है सी से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, यानी ए इंटरसेक्शन सी सबसेट हो गया बी इंटरसेक्शन सी का। बस समझ में आ गई। यहाँ पे रीजन लिख देना क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर मुझे इसको इसका सबसेट दर्शाना है, तो मैं यहाँ से चलूँ और यहाँ पहुँच जाऊँ, डायरेक्टली एक्स बिलोंग्स टू ना करके मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन सी ऐसे लिख दिया, फिर ए को अपने बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया, ऐसे कर सकता हूँ? नहीं, सबसेट वाली बात होगी ना ये तो। ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी के बराबर नहीं होता, उसका सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो ये बराबर नहीं होंगे, ये इसका सबसेट होगा, यानी इसके हर एक एलिमेंट इसके अंदर होगा। तो हर एक एलिमेंट होगा तो हमने यहाँ से लेकर चलना ना कि इसका एलिमेंट हमने एक्स मान लिया, एक्स अगर इससे बिलोंग करता है तो एक्स इससे बिलोंग करेगा, ऐसे। तो बस हो गया, इसको इसका सबसेट दर्शा दिया, बस समझ में आ गई। अगर बराबर दर्शाना होता, इसको इसके बराबर दर्शाना होता तो मैं इसका उल्टा भी कर देता। समझ में आई मेरी बात, ये चीज़ थी। अब आइए आप अगले क्वेश्चन पर, 16वां क्वेश्चन। 16वां 17वां बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब जितने क्वेश्चन सारे आसान है, लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, जो अभी तक के जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबको हिला के रख देगा वो, छोटा सा कुछ कंसेप्ट लगेगा, और अभी तक जितना कुछ भी आपने 10वीं तक सीखा है ना उस सबको झुठला देगा वो चीज़।
बोला कि सभी समुच्चय ए बी और सी के लिए यदि ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन सी सबसेट होगा बी यूनियन सी का। ऐसा उसमें इंटरसेक्शन था, तो कैसे करोगे? वही, माना कोई एक एलिमेंट है एक्स, कुछ भी मान सकते हो, एक्स जरूर नहीं है, वाई मान लो, हर एक एलिमेंट को वाई नाम दे दिया ना। तो वाई एक एलिमेंट है जो ए यूनियन सी से बिलोंग करता है, तो वाई बिलोंग करता है ए से या वाई बिलोंग करता है सी से, है ना। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब वाई ए बी का सबसेट है, इसका मतलब जो एलिमेंट ए में है वो बी, ए के एलिमेंट बी में भी होंगे, ऐसे हो गया। तो इसको तुम लिख दो वाई बिलोंग टू बी यूनियन सी। यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब ए यूनियन सी सबसेट है बी यूनियन सी का। सिंपल, ठीक है। चलिए, अब वैसे देखा जाए, हाँ इतना ही, इसके अंदर भी यूज़ करना पड़ता। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ और समझ गया था लेकिन ठीक है। आइए भैया 17वें क्वेश्चन पे आइए आप। क्या बोला है कि सभी समुच्चय ए बी और सी के लिए अगर ए सी का सबसेट है बी सी का सबसेट है तो आपको ये दर्शाना है, ये दर्शाना है, और ये दिया हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ है, माना एक्स जो है बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। ठीक है, तो एक्स जो है बिलोंग करेगा ए से या एक्स बिलोंग करेगा बी से। ठीक है ना। अब अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ए सी का सबसेट है तो एक्स सी से भी बिलोंग करेगा, और बी जो है वो सी का सबसेट है तो इसका मतलब एक्स सी से बिलोंग करेगा। दोनों सेम चीज़ हो गई, मतलब एक्स सी से बिलोंग करता है। यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, यानी ए यूनियन बी सबसेट हो गया सी का। ठीक है, आओ भाई अगला क्वेश्चन। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, है ना। मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर आप ये क्वेश्चन ना देखें। तो मैंने बताया था ना शुरुआत में कि तीसरा क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन आप देख लें और बाकी क्वेश्चन आप खुद ब खुद ट्राई कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। हाँ भाई, सभी समुच्चय ए और बी के लिए ए यूनियन बी माइनस ए बराबर होगा इसके। अब हमें ये बातें सिद्ध करनी है, सिद्ध करने मतलब ये ट्रू ही पाएंगे, है ना। हमें इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ए यूनियन बी माइनस ए है, इसको आपको इसके बराबर सिद्ध करना है ना। तो ए यूनियन बी माइनस ए को लिख दूँ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब इसको खोल देता हूँ, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और बीच में ये वाला निशान लगता है। ठीक है जी, ए यूनियन बी का ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दो, मतलब अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। नहीं समझे? ए ये हो गया, ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दोगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा। तो ये बन गया बच्चे अपना यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? ए यूनियन बी है। इसने हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया। एक्स बिलोंग्स टू का क्या करते तब भी ठीक होता, कोई दिक्कत नहीं आती। 19वां क्वेश्चन, 19वां 20वां 21वां एक जैसे ही क्वेश्चन है, इकट्ठे ले लेता हूँ। तो 19वां क्वेश्चन देखो, बोला कि सभी समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है जी, हमें ए माइनस बी को बराबर दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए माइनस बी को लिख दूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब इस माइनस को भी हटा देता हूँ, इसको लिख दूँ ऐसे, ऐसे। क्यों? कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यानी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, चाहे आप वेन डायग्राम बना के देख लो। नहीं समझे? माइनस को ऊपर पहुँचा दो ना, कॉम्प्लीमेंट बन गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन लग जाता है। अगर कॉम्प्लीमेंट को हटाओगे, ये वाला कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, वेन डायग्राम बना के भी समझ सकते हो इस चीज़ को। तो अब करते हैं इसको सॉल्व आगे। तो अगर ए इंटरसेक्शन, हमें इसको इस जैसा दिखाना है ना, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ए इंटरसेक्शन बी जैसा बनाना है, इस जैसा बनाना है, ध्यान रख लेना।
ठीक है, तो भैया जी ये कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर लगेगा तो फिर ये उल्टा हो जाएगा ना भैया, घूम जाएगा इसका दिमाग, इसके ऊपर लगाओगे तो बी बन गया। इसको खोल दो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे लग गया यूनियन। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या होता है? कुछ नहीं होता भैया, ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इन दोनों का यूनियन क्या होता है? यही होता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो, हमें इसको इसके बराबर दिखाना है, यानी अब हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही है, खुद ट्राई कर लीजिए। ठीक है जी, इसको इसके बराबर दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा? सेम चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पे भी, ए माइनस की जगह मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये अंदर लग गया था। इसको खोल देते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में लग जाएगा यूनियन, ये वाला निशान। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कुछ नहीं होता, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन जो है ये आएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट हटाऊंगा तो माइनस निशान लगेगा ना, तो इसको हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अब देखो 21वां क्वेश्चन, हम 21वां कर रहे हैं अब, यानी अब हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। करते हैं चलो। तो ये हो गया अपना कुछ इस तरीके से, इसको लेकर चलूँगा, इससे ऐसा बना दूंगा, तो ए यूनियन बी माइनस बी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर दूं, है ना। अब अगर इसको, ये तो बंद है, इसको खोल देंगे तो क्या दिखेगा अपने को? ये दिखेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में यूनियन का निशान। ठीक है, अच्छा जी, इसको खोल करके तो दिक्कत तो नहीं करी, ठीक है, हो जाएगा। इसको एज इट इज रखो, और इनमें कॉमन क्या होता है? कुछ कॉमन नहीं होता है ना, तो आपका ये बन गया। इसको मैं ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ, हो गया। ठीक है, अब आइए आप 22वें क्वेश्चन पे। कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा फास्ट आया जा रहा है, लेकिन फास्ट नहीं है ना। ये आपको इसलिए फास्ट लग रहा होगा क्योंकि आपने एग्जाम्पल नहीं करे। मैं वापस कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे ना, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन खुद ट्राई किया होगा, उस स्पीड से मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मैं ये सोच कर चलूँ कि आपने क्वेश्चन ट्राई ही नहीं किया है, मुझे ही कराना है, तो फिर एग्जाम्पल करने का फ़ायदा ही क्या है? अगर आप एग्जाम्पल बुक कर रहे हो तो इसका मतलब ये है ना कि आप हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहते हो, आप ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखो भैया, मान लो कि टी एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को। ठीक है, एक्स की हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जिसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, हमें बताना है क्या टी एक रिक्त समुच्चय है, और अपने उत्तर का औचित्य भी दो। पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे ना तो वहाँ पे एक जगह अटकोगे। ठीक है, और अगर तुम खुद अगर अटकोगे तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या क्या गड़बड़ी थी। अगर खुद ट्राई करोगे नहीं, सिर्फ डायरेक्टली देखोगे, तो फिर दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगा ना। क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एक जगह अटकोगे। कैसे? x+5 बाय में x-7 माइनस का 5 बराबर 4x-40 बटे में 13-x। अब जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो तुमने क्या किया होगा? एलसीएम लिया होगा, है ना। तो x-7 इसकी इससे गुणा कर ली, इसकी इससे गुणा, x+5 इसकी इससे गुणा कर ली, माइनस का 5x प्लस का 35 हो गया, बराबर यहाँ पे है 13-x, यहाँ पे है 4x-40। अब जब तुमने सोल्व किया होगा तो ये बन गया अपना माइनस का 4x, ये हो गया अपना 40 बटे में क्या है x-7 बराबर 4x-40। अटकोगे कहाँ पे तुमने देखा कि यार यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 4x+40, 4x+40 कैसे, 4x-40 माइनस तुमने कॉमन ले लिया, 4x-40 कर दिया, और यहाँ पे हो गया x-7, और सेम चीज़ यहाँ पे हो गई। ठीक है, फिर तुम्हारा दिमाग आया कि 4x-40 यहाँ पे आ रहा है, 4x-40 यहाँ पे आ रहा है, काट देते हैं इसको। ऐसे तुमने काटा होगा और यहीं तुमने गलती कर दी,
है ना। कहाँ गलती कर दी मैं बताता हूँ। ये भाई इसको आपने मान लो काट दिया, ठीक है, काट दिया, तो ये हो गया माइनस का 1 बटे में x माइनस 7 बराबर 1 बटे में 13 माइनस एक्स। फिर तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी हो गया ऐसे, तो हो गया माइनस का 13 प्लस का x बराबर x माइनस 7, है ना। फिर x से x काट दिया, ठीक है, और ये आ गया माइनस का 13 बराबर माइनस का 7। लेकिन माइनस 13 माइनस 7 तो बराबर होते नहीं है। फिर तुमने कह दिया कि यार टी का कोई भी आंसर नहीं आएगा, टी का कोई भी आंसर नहीं आएगा। और फिर तुमने कह दिया कि हाँ भैया टी एक रिक्त समुच्चय है। भाई टी का कोई आंसर आ नहीं रहा ना, एक्स की कोई वैल्यू आ नहीं रही ऐसी जो यहाँ पे बराबर रख सके। और फिर तुमने कह दिया कि टी एक रिक्त समुच्चय है, जो कि गलत हो गया, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। गलती कहाँ हुई, यहाँ पे गलती हुई। अब आप में से कहेंगे सर कि क्या हम ऐसे काट नहीं सकते। हाँ भाई, क्या हम ऐसे काट नहीं सकते। 10वीं में तो काटते थे, 9वीं में भी काटते थे, है ना। 9वीं 10वीं में एक चीज़ और लिखी होती थी, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसके साथ में है ना एक चीज़ और लिखी होती थी, आपको ध्यान हो, x बराबर नहीं होगा 10 के, या फिर x बराबर नहीं होगा कुछ ऐसा कुछ लिखा होता था, है ना। x बराबर नहीं होगा 1 के, 2 के, कुछ ऐसा लिखा होता था वहाँ पे, याद है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद करो तुम प्रश्नावली 4.3 के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड था शायद, फोर्थ था पता नहीं, तो उस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ इस तरीके का ही द्विघात समीकरण बनाने थे उसमें, और वहाँ पर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि भैया x इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक ना, तब तुम काट सकते थे, है ना। अब यहाँ पर काटने में दिक्कत क्या है, ध्यान रखना, वापस बता देता हूँ। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अब जो क्वेश्चन आएंगे ना 11वीं में, वो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे कंसेप्ट को चेक करेंगे, ठीक है ना। जैसे x प्लस 5 बराबर है मान लो y माइनस 5 के, तो तुम इसको ऐसे ले जाते हो, ऐसे ले जाते हो, ठीक है। 11वीं में कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऐसा करना गलत होगा, और ऐसे असल में गलत होता है, ठीक है ना। होता क्या है कि हम दोनों तरफ y माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ x, ऐसा होता है बेटा, ठीक है, बता दूंगा धीरे धीरे, चिंता मत करना, ठीक है। अब ये दोनों काटना क्यों गलत है, उसका रीज़न समझो। क्योंकि इस इक्वेशन की, या फिर कह लो इस इक्वेशन को सोल्व करने वाली x की जो वैल्यू है ना वो 10 है, इसका जो आंसर है वो 10 है। 10 एक ऐसा नंबर है जब आप इसमें रखोगे तो बराबर आएगा, है ना। अब जब आप 10 इसमें रखते हो और जब आप 10 इसमें रखते हो तो ये बन जाता है 0 और ये बन जाता है 0, ठीक है। तो फिर आप अब कह सकते हो सर क्या फिर 0 से 0 नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। रीज़न क्या है, काटने का मतलब क्या होता था कि ये जो गुणा में है यहाँ पे जाकर भाग में आ जाएगा, ये जो गुणा में है यहाँ पे जाके आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो तुम इसको नीचे ले आते थे फिर ये कट जाता था। काटने का मतलब ये होता है, जैसे देखो 2/5 है और यहाँ पे 2/4 है, तो 2 से 2 कट जाता है। क्यों कटता है, क्योंकि 2 ऊपर है ना, ये अल्टीमेटली नीचे आएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में हम ऐसा कर देते हैं। अगर तुम यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई करो, 0 में समथिंग मान लो 0/5 है और ये 0/6 है, तो 0 को अगर तुम नीचे लेके आओ, 0 को अगर तुम नीचे लेके आओ, ऐसे ऊपर था नीचे लेके आ गए, तो 0/0 हो गया। 0/0 जो है ये नॉट डिफाइन कहलाता है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। 0/0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों, क्योंकि 0/0 तुम कह सकते हो सर 1 होता होगा, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, सेम होता है। अगर तुम दूसरे तरीके से देखो तो ऊपर 0 है तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। अगर तुम दूसरे तरीके से देखो तो इसके नीचे 0 है तो इसके नीचे 0 है तो इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही हैं, 1 भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है, इन्फिनिटी भी हो रहा है, यानी इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन, इसका कोई आंसर डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में आगे भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा फास्ट बता दिया मैंने, बात समझ में आ गई क्या। इसलिए तुम इसको काट नहीं सकते हो ऐसे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि भैया x की वैल्यू 10 नहीं है, x की वैल्यू 10 नहीं है, फिर तुम काट सकते थे। क्योंकि x की वैल्यू 10 नहीं है तो इसका मतलब ये और ये, इसके अंदर 10 नहीं है, 10 नहीं रखोगे तो ये 0 नहीं बनेगा ना, फिर तुम इसको काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। 11वीं क्लास में जब तुम क्वेश्चन सोल्व करो तो ऐसे कभी भी मत काटना, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। 11वीं कक्षा या फिर कह लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है, ये तुम्हें सोचने में मजबूर कर देगी कि अच्छा ये क्यों किया, लॉजिक समझे, ये चीज़ थी, ठीक है। आजकल पता है क्या हो रहा है, आजकल आसान सिखाने के चक्कर में कि ये बच्चों को सबसे आसान भाषा में समझाना है, सबसे आसान भाषा में समझाना है, इसके चक्कर में पूरी बातें नहीं बताई जाती, और पूरी बातें नहीं बताओगे तो अटकेंगे बच्चे, है ना। तो अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मैं हर एक बात बताऊं, ठीक है। अब आप समझेंगे सर, कहेंगे कि सर अरे हर एक बात बता तो दें लेकिन डिसलाइक का डर लगता है, बच्चों को समझ आता नहीं, डिसलाइक दे देते हैं।
देखो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना तो वो पढ़ेगा, वो लाइक डिसलाइक पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं यार, बातचीत ज़्यादा करने लगता हूँ मैं कई बार। तो अब इसको मैं काट नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूँ? गुणा कर लो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, काट तो सकते नहीं है इसको। माइनस का 4x प्लस का 40 गुणा में 13 माइनस का x बराबर 4x माइनस का 40 गुणा में x माइनस का 7। ठीक है भाई। अच्छा, अब चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, अदरवाइज एक काम कर सकते हो, इस पूरे को उठा करके यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 40 13 माइनस का x माइनस का 4x माइनस का 40 x माइनस 7 बराबर बच गया 0। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है भैया? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो आप कहोगे जी माइनस का 4x प्लस 40 कॉमन है। यहाँ पे बच गया आपका 13 माइनस एक्स और यहाँ पे बच गया आपका माइनस का x प्लस का 7, ऐसा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से। 13 और 7 हो गया 20 माइनस का 2x। अब इन दोनों की गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर ये 0 है, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूं और सोल्व करूं तो ये आएगा आपका माइनस का 4x माइनस का 40 बराबर 0, है ना? कोई मिस्टेक कर दी मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पे तो अपना आंसर गलत आएगा। क्या मिस्टेक कर दी? अच्छा, माइनस का 4x प्लस 40 कॉमन लिया है ना, तो ये तो प्लस का हो जाएगा फिर। मतलब ये तो यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे तो माइनस है, तुमने माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ पर तो अपना ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 4x माइनस 40 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 का x माइनस 7 ही रहेगा ना, ये चीज़ थी। नहीं ऐसे भी नहीं है, कहीं मिस्टेक कर दी। 2 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ। एक काम करो, 4x माइनस 40 कॉमन ले लो, इसमें कहीं दिक्कत आ रही है मुझे। 4x माइनस 40 कॉमन लेता हूँ। 4x प्लस 40 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस का 13 प्लस का x, यहाँ पे हो गया अपना माइनस का x। अच्छा ठीक था अपना, माइनस का x प्लस का 7 बराबर 0। ये हो गया अपना 4x प्लस 40 माइनस एक्स प्लस एक्स से तो कट गया ये तो। माइनस का 13 प्लस का 7 कितना होता है? माइनस का 5 बराबर 0, माइनस का 6 बराबर 0, है ना? ये आप एक प्रकार से समझ लो गुणा में है, वहाँ जाके भाग में चल गया। अब देखो मैंने कहा ना कि वहाँ जाके भाग में चल गया, ऐसे 10वीं तक कर सकते थे, 11वीं में भी कर सकते हो, लेकिन कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो ना, वहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा और यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा कि मैं दोनों तरफ -6 से भाग दे सकता हूँ क्या? दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो इसलिए भी ये फिर वहाँ चल गया। ठीक है, असल में हम दोनों तरफ -6 से भाग करते हैं, ये चीज़ होती है। तो ये हो गया आपका 4x प्लस का 40 बराबर 0, है ना? 4x बराबर हो गया -40 के, x की वैल्यू -10 आ रही है भैया, और मेरे ख्याल से इसका आंसर 10 है। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? अगर मैं x की वैल्यू -10 रखूँ तो ये हो जाएगा अपना देख लेता हूँ कोई मिस्टेक ना हो गई हो। नहीं कोई गलती है नहीं, फिर भी अगर कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों से गलती ना हो। मुझे यहाँ पे कोई गलती वैसे दिख नहीं रही है।
ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व भी करता, इसको भी सोल्व करता, इसको भी सोल्व करता, तब भी यही चीज़ आती। तो -10 रख के देख लेते हैं ना कि क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। -10 रखूँगा यहाँ पे तो -40 -40 -80 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना -80 -10 13 और 10 23, ये तो -80/23, ये भी -80/23 बनना चाहिए। माइनस का 15 हो गया, माइनस का 17 हो गया, माइनस का 5 हो गया। नहीं, गलती है भैया, एक्स की वैल्यू -10 नहीं आएगी। बहुत ही छोटी सी गलती कर रहा हूँ, क्या पता। ऊपर तो 5 आएगा ना। कोई मिस्टेक कर दी भैया मैंने। एक्स की वैल्यू अपनी 10 आएगी, -10 नहीं आएगी। अब मुझे मिस्टेक चेक करनी पड़ेगी, मुझे टाइम लगेगा। थोड़ा सा आप वीडियो को आगे कर लो, ठीक है ना। मिस्टेक बताएं कहाँ कर दी, यहीं कर दी थी मिस्टेक। यहाँ पे इस चीज़ को कैसे काट सकते थे भैया, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक ही कर रखी थी पहले तुमने। मिस्टेक अभी पता चल जाएगी बेटा। देखो, जल्दीबाजी करने के चक्कर में हो गई। x-5 x माइनस का 4x होगा, 35 + 5 40 होगा, बटे में है x-7 बराबर 4x-40 बटे में है 13-x। ठीक है, अब इसमें माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने, ऐसा दिखेगा। तभी तो हम इसको काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कटेगा नहीं। नहीं समझे? ठीक है, नहीं क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 10 है। 10 है, अगर यहाँ पे लिखा होता x बराबर नहीं है 10 के, तब तो मैं काट सकता था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है वो 10 है, इसलिए आप ऐसे ऐसे नहीं काट सकते। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, अभी तक तो हम काटते आ रहे थे। तो ये तो मैं कह रहा हूँ 11वीं क्लास में तुम्हें हर एक चीज़ को सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, हर एक चीज़ को सोचना पड़ेगा। जो भी तुम स्टेप यूज़ कर रहे हो, किसी अंक को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हो, वहाँ से यहाँ ले, 10वीं क्लास में तो बेझिझक ले जाते थे, लेकिन अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे कुछ और भी देर खाए क्या इन्फॉर्मेशन में। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा तुम डायरेक्टली काट दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी, -4x -40 इंटू में 13-x बराबर 4x -40 इंटू में x-7। ठीक है, तो अपना ये कैसा हो जाएगा, अब इसको उठा करके मैं यहाँ ले आऊँ, -4x -40 13-x -4x -40 x-7। नहीं समझे? ये प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब तुम्हें दिमाग में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ क्या, है ना। एक ही क्वेश्चन है ऐसा, लेकिन बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसलिए ही दिया है एनसीईआरटी ने कि 10वीं में जो तुम पढ़ते आ रहे हो उसको तुम डायरेक्टली यूज मत करो। 10वीं में तुम्हें क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में मैंने भी कई बार ऐसे करवाया है। ठीक है, उसका लॉजिक नहीं बताया, लेकिन वो टाइम की बात थी ना। 1 साल तक, 1 साल में हमें कंसेप्ट वो भी तो क्लियर करना था सिलेबस। तो वो टीचर की मजबूरी हो जाती है कि वो सारे कंसेप्ट नहीं बता पाता, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चंस और नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ हमारा, अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूँ, -4x -40 या फिर 4x -40 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा -13 प्लस का x, और यहाँ पे हो जाएगा -x ना, 4x -40 कॉमन लिया ना। ठीक है, -x प्लस का 7 बराबर 0। ये ख़त्म हो गया, ये हो गया अपना 4x -40, ये वहाँ जाके 0 ही होना है, तो बराबर 0। 4x बराबर 40, x की वैल्यू आ गई 10। मैं कह रहा हूँ कि ये वहाँ जाके 0 होगा, बटे में ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
असल में मतलब क्या होता है कि इसकी और इसकी गुणा जो है ना वो 0 के बराबर है। अब ये तो 0 होगा नहीं, ये तो 0 के बराबर है नहीं, इसका मतलब ये 0 के बराबर पाएगा। तो इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू 10 आ गई। मतलब x की 10 ऐसी वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये बराबर आएगा। इसका मतलब t जो है ना वो रिक्त समुच्चय नहीं है। t के अंदर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, तो t रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो हमने क्या किया क्वेश्चंस में? हमने 22 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं और किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे के सारे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप और सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा कि वो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसे हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, उसको आप कोशिश कीजिएगा खुद ब खुद करने की। ठीक है, जब भी आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को साथ साथ लगा लेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो वापस बता देता हूँ, आपने करना क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को खुद ब खुद करना है, हर एक क्वेश्चन को, लॉन्ग आंसर टाइप भी और ऑब्जेक्टिव, जितने क्वेश्चन बच गए सभी को कर लो। इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके आंसर्स भी मैं पीडीएफ में दे दूंगा, तो वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट होती है ncrt.nic.in, ncrt.nic.in, है ना। या फिर आप लिख दो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड, वो अपने आप दिखा देगा आपको, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।